डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम संसद के कार्य, संसद का गठन पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा का गठन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संसद क्या क्या काम करती है ना। तो देखो, संसद के कार्यों की बात करें तो एक छोटा सा सूत्र है, विकास नींव पर चढ़ा। ये सूत्र जो है सभी के कार्यों में काम में आता है। आपको व्यवस्थापिका पूछें, आपको कार्यपालिका पूछें, आपको न्यायपालिका पूछें, आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य, आपके राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका कार्य, राष्ट्रपति, जितने भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका से संबंधित कार्य हैं, सबके कार्य एक ही है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर करना है, इसमें मतलब मेन पॉइंट जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं विधायी। वी का मतलब है विधायी शक्ति। पहली शक्ति इनकी कौन सी है भाई? विधायी शक्ति, एक नंबर। 2 नंबर है वी, दूसरा है वी है ये भी वित्तीय शक्ति है ना, दूसरी है इसकी वित्तीय शक्ति। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। चौथी है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। पांचवी है निर्वाचन, निर्वाचन संबंधी शक्ति। महाभियोग, प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और इसके अलावा नियंत्रक या महालेखा परीक्षक आदि को इनके पद से हटा सकते हैं, है ना। और एक और बचता है इनकी विविध शक्तियाँ। इतना ही है, आगे वाला तो याद करने के लिए था। तो ये हैं प्रमुख शक्तियाँ। यदि आपके 6 नाम याद हैं तो इसके अंदर की जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल इजी है, आराम से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि ये कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधायी शक्ति को। कौन सी शक्ति को पढ़ते हैं? सबसे पहले विधायी शक्ति को। तो देखो, सबसे पहले है इसकी विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण करना, है ना। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? कानूनों का निर्माण करना या कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपनाना, इसे हम कहते हैं विधायी शक्ति। ठीक है। अब देखो, संसद है, इसके 2 सदन हैं। संसद के आप पढ़ चुके हो, कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो देखो, ये जो विधायी शक्ति है यानी संसद है, वो कानून निर्माण का काम करती। विधायी का मतलब है कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना या कानून बनाना। ठीक है। अब कानून निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो कानून कैसे बनाती है? तो देखो, आपने पढ़ा है कि संघ सूची के जितने विषय हैं, है ना, संसद को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? संघ सूची के पहले तो थे 97 विषय, वर्तमान में 99 हैं, और कई किताबों में आपको 100 भी मिलते हैं। दोनों ही राइट है, 100 मान लो चाहे 99 मान लो। लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो 99 पूछे कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय वर्णित है, तो आपको 99 बताने। यदि लिखित में आए तो ये दोनों चीज़ लिखनी है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव आए तो 99 का ऑप्शन या 100 का ऑप्शन जो भी होता है, और 100 और 99 दोनों में से हो तो 99 आपको करेक्ट करना है। ठीक है। संघ सूची के 97 विषय, ठीक है, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, यानी ये संसद का है। दूसरी बात, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची के कुल विषय हैं, पहले तो थे 47 और अब है 52। पहले तो कितने थे? 47 और अब कितने हैं? 52। इन 52 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन दोनों में यदि किसी बात को लेकर गतिरोध हो जाए
तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे, यानी केंद्र जो बात कहेगी वो बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात इसकी ये, इसके अलावा शेष अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषयों से क्या तात्पर्य है भाई, जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी तीनों ही सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं है, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है, केंद्र सरकार का। ठीक है, एक बात और है भाई, है ना, अनुच्छेद 249 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार है, 249 के अनुसार राज्य सूची में वर्णित कोई विषय, राज्य सूची में वर्णित कोई विषय, है ना, जिसको राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसे विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये काम कौन कौन से विषयों पर कानून बनाते हैं। तो ये बात आप पढ़ चुके हैं कि संघ सूची के 99 विषयों पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची राज्य सरकार के साथ मिलकर कानून बनाती है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है, और यदि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई इन पर ये कानून बनाती है। अब बनाती कैसे है, यानी विधेयक से कानून कैसे बनता है, ये प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। तो देखो, विधेयक से कानून बनाने की प्रक्रिया, है ना, विधेयक से कानून बनाने की प्रक्रिया 7 चरणों से गुजरती है। कितने चरणों से गुजरता है भाई, कोई विधेयक कानून कब बनता है, जब वो 7 चरण पूरे कर लेता है। जब 7 चरण पूरे कर लेगा तो विधेयक से वो कानून बनेगा। अब बात करते हैं कि विधेयक क्या होता है ना, विधेयक किसे कहते हैं। तो विधेयक से तात्पर्य है कानून बनाने का जो प्रारंभिक ढांचा या मसौदा जो है, कानून बनाने से बनने की से पूर्व की जो प्रक्रिया है, उसे हम विधेयक कहते हैं। क्लियर। विधेयक किसे कहते हैं, कानून बनने से पूर्व की जो प्रक्रिया है, जो जिन चरणों से गुजरता है, उसे हम विधेयक कहते हैं। अब देखो, विधेयक कितने प्रकार का होता है, विधेयक तो हो गए, तो विधेयक कितने प्रकार का होता है। तो देखो, विधेयक होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। विधेयक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 है सरकारी विधेयक, नंबर 1 है सरकारी विधेयक, और नंबर 2 है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सरकारी विधेयक की, कि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं। सरकारी विधेयक से तात्पर्य है या वह विधेयक जो किसी सदन में मंत्री द्वारा लाया जाता है, ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। यानी किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में कोई विधेयक लाया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो देखो, सरकारी विधेयक जो है, यानी सरकार द्वारा, जो मंत्री द्वारा कितने प्रकार का विधेयक लाया जा सकता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का विधेयक सरकारी विधेयक द्वारा लाया जा सकता है। सबसे पहले साधारण विधेयक, है ना, सबसे पहले साधारण विधेयक एक, दूसरा है वित्त विधेयक, और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। ये कोई मंत्री ला सकता है, संविधान संशोधन विधेयक। यानी विधेयक 2 प्रकार के हुए, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक यानी वह विधेयक जो किसी मंत्री द्वारा सदन में लाया जाएगा, उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। अब बात करते हैं हम सरकारी विधेयक जो है वो कितने प्रकार का है। तो 3 तरह का है सरकारी, यानी मंत्री कितने प्रकार से विधेयक ला जा सकता है। कोई साधारण विधेयक मंत्री ला सकता है, वित्त विधेयक मंत्री ला सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक मंत्री ला सकता है। और गैर सरकारी विधेयक कितने प्रकार का, कितने रूप में होते हैं, 2 रूप में। किसी संसद सदस्य द्वारा, जो मंत्री पद पर नहीं है, उनके द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, तो ऐसे विधेयक को हम किस नाम से जानते हैं, गैर सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। अब देखो, गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो गैर सरकारी विधेयक है वो 2 प्रकार से लाया जा सकता है। साधारण विधेयक कोई भी ला सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक कोई भी ला सकता है। ये जो वित्त विधेयक है,
है ना, ये वित्त विधेयक किसके द्वारा लाया जाएगा? किसी मंत्री के द्वारा ही वित्त विधेयक लाया जाएगा। मंत्री ही वित्त विधेयक ला सकता है, बाकी को वित्त विधेयक लाने का कोई अधिकार नहीं। क्लियर? तो ये था आपके विधेयक। अब ये विधेयक जो है आप ये समझ चुके होंगे विधेयक कहते किसे हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो बात सबसे पहले हम करेंगे साधारण विधेयक की, है ना। तो साधारण विधेयक क्या होता है? किसी सरकारी मंत्री द्वारा भी लाया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति द्वारा भी लाया जा सकता है सदन में। दूसरी बात, साधारण विधेयक सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब संसद के 2 सदन है ना, दोनों में से किसी भी सदन में पहले पारित करवाने के लिए लाया जा सकता है। यदि वित्त विधेयक की बात करेंगे तो ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता, राज्यसभा में ये प्रारंभ नहीं किया जा सकता। जबकि साधारण और जो ये संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये दोनों विधेयक ऐसे हैं जो सदन के किसी भी सदन में यानी संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो सदन कानून बनने से पूर्व कितने चरणों से गुजरता है भाई? 7 चरणों से गुजरता है। उसे 7 चरण पूरे, ये प्रश्न आता है कई बार कि विधेयक कानून बनने से पहले कितने चरणों से गुजरता है। तो कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए। और इसमें पहला जो चरण है इसको हम कहते हैं प्रथम वाचन। क्या कहते हैं भाई? प्रथम वाचन, है ना। और प्रथम वाचन का एक नाम और है प्रस्तुतिकरण। प्रथम वाचन को ही क्या कहते हैं? प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत करना, है ना। तो देखो संसद में कैसे विधेयक बनता है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मान लो लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाना है, ठीक है, चाहे राज्यसभा से पढ़ लो और चाहे लोकसभा, किसी एक को पढ़ना पहले। तो देखो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाना है तो किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो मंत्री हो चाहे अन्य व्यक्ति, साधारण विधेयक तो कोई भी ला सकता है, तो वो क्या है? किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की अध्यक्ष से अनुमति मांगता है ना। यानी एक व्यक्ति जो विधेयक सदन में लाना चाहता है ना, वह व्यक्ति सदन में खड़ा होता है और अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगता है कि मुझे मेरे विधेयक को रखने का टाइम दिया जाए। अब अध्यक्ष महोदय कह सकता है कि भाई 1 घंटे बाद आप अपने विधेयक पर बात करेंगे, आधा घंटा बाद करेंगे। तो आधे घंटे बाद में विधेयक कहता है कि भाई आपको विधेयक, आपका जो विधेयक है अमुक व्यक्ति को, वो उसको सदन में रखा जाए। अब जो जिस विधेयक को लाना चाहता है उसका सबसे पहले वो बताएगा टाइटल, शीर्षक, कि वो किस प्रकार का विधेयक है। जैसे मान लो कि समय परिवर्तन का विधेयक है, मान लो सांसदों का वेतन भत्ते बढ़ाने का विधेयक है ना, किसानों को समृद्ध मूल्य बढ़ाने का विधेयक है। तो विधेयक का कोई भी प्रकार हो सकता है। मान लो किसान हैं, उनको सब्सिडी देने के संदर्भ में, उनको नई ट्यूबवेल बनवाने के लिए सब्सिडी देने के संदर्भ में, या यूं कहें सोलर प्लेट लगाने के संदर्भ में कोई विधेयक प्रस्तुत करना, तो सबसे पहले वो क्या बताएगा? टाइटल बताएगा, है ना। टाइटल बताने के बाद में वो इसकी बताएगा अच्छाइयाँ। टाइटल बताने के बाद में क्या बताएगा? वो उसकी अच्छाइयाँ बताएगा कि भाई ये यदि ये विधेयक लाया जाता है और ये विधेयक पास होता है तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। क्योंकि कमियां बताएगा तो फिर वो विधेयक पारित ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम वो बताएगा, सबसे पहले तो वो प्रस्तुतिकरण, मतलब खड़ा होगा, खड़ा होकर विधेयक जो अध्यक्ष है उससे अनुमति मांगेगा। अनुमति मांगने के बाद जब उनको अनुमति मिल जाती है तो उस विधेयक का वो टाइटल बताएगा। टाइटल के बाद में उसकी वो अच्छाइयाँ बताएगा और अच्छाइयाँ बताने के बाद वो जो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो सदन से हाँ या ना में उत्तर मांगता है, सदन से पूछता है कि क्या इस विधेयक को सदन में रखा जाए। तो अधिकांश लोग हाँ में कहते हैं। इसलिए कोई भी विधेयक है वो प्रारंभिक प्रक्रिया में कभी समाप्त नहीं होता। इसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण में जब विधेयक क्लियर हो गया, पहला वाचन पूरा हो गया, पहले वाचन के बाद क्या होता है? अध्यक्ष महोदय अगली तारीख देता है ना। पहले विधेयक के बाद में अध्यक्ष महोदय क्या देता है? अगली तारीख देता है कि अगली तारीख, जैसे मान लो 15 दिन बाद की दे देंगे, 15 दिन बाद में इस विधेयक पर दोबारा चर्चा होगी। विधेयक का काम पूरा हो गया, पहला वाचन गुजर गया। और कोई भी विधेयक, आज तक की बात करें तो कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जो प्रथम वाचन में रुकता हो या प्रथम वाचन में समाप्त। प्रथम वाचन में कोई भी विधेयक समाप्त नहीं होता, प्रथम वाचन सबका पूरा हो जाता है या प्रस्तुतिकरण हो जाता है। क्लियर? प्रस्तुतिकरण पहला एक पॉइंट क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं द्वितीय वाचन की। ये प्रथम वाचन हो गया। द्वितीय वाचन, प्रथम के बाद में द्वितीय वाचन में क्या होता है? देखो, द्वितीय वाचन जो है, इस द्वितीय वाचन में जैसे अध्यक्ष महोदय ने 15 दिन का टाइम दिया था कि भाई 15 दिन बाद में इस विधेयक पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। 15 दिन पूरे हो गए और उस दिन दोबारा वही व्यक्ति खड़ा होकर अध्यक्ष महोदय को याद दिलाता है कि महोदय जी, आपने 15 दिन पहले जो हमारा जो विधेयक था, जैसे मान लो किसानों को सब्सिडी देने के संदर्भ में जो विधेयक था, उस विधेयक पर आज चर्चा की जाए। ठीक है, अब उस विधेयक का नंबर आता है चर्चा में। उस दिन उस पर कुछ नहीं होता, उस विधेयक का क्या आता है? चर्चा में आता है। और चर्चा में आने से पहले विधेयक की एक एक प्रति, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, गुणगान हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, उनको क्या करते हैं भाई? एक एक प्रति जो है संसद के सभी सदस्यों को बांट दी जाती है। वो इसको पढ़ेंगे। कोई अनपढ़ आदमी तो अपने सचिव को पढ़वाएगा, पढ़ा लिखा तो खुद पढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद उस पर होती है बहस। पक्ष वाले तो कहेंगे कि ये अच्छा है और विपक्ष वाले तो बस काम उनका यही है कि बुराई करना, है ना। तो विपक्ष वाले कहेंगे ये विधेयक पारित हो गया तो करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का सरकार को नुकसान हो जाएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं कर पाएंगे, ढांचागत विकास नहीं कर पाएंगे, उद्योग स्थापित नहीं कर पाएंगे, यानी हजारों कमियां निकालेंगे उस विधेयक में। और जो पक्ष वाले, जिन्होंने विधेयक रखा, उसके जो साथी तो होंगे ही ना, उसके पक्ष वाले, तो उस पार्टी के जो लोग होंगे वो उस विधेयक की क्या अच्छाइयां बताएंगे, नहीं इसमें पारित होना चाहिए, और गर्मा गर्म बहस होती है इसमें। सबसे ज्यादा जो विवाद होता है, यानी संसद का आपने सत्र चलते हुए टीवी में देखा होगा, तो सबसे ज्यादा जो विवाद होता है संसद में, संसद का जो सत्र चलता है उस दौरान विवाद की जो स्थिति होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुर्सियां भगाई जाती हैं, गाली गलौज की जाती है, और जो आपका अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर बैठे बैठे ऑर्डर ऑर्डर करते रहता है, शांति बनाए रखना, क्लिप दे दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, क्लीन बोर्ड कर दूंगा, यानी ये शब्दों का वो प्रयोग करता रहता है। लेकिन उनको तो आपस में लड़ना, केवल मुक्के तो मारेंगे नहीं, बाकी कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। यानी विवाद की स्थिति में इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, आपस में बहस गर्मागर्म हो जाती है, और वो कहेंगे ये अच्छा है, और विपक्ष वाले कहेंगे ये विधेयक तो बस सब पारित हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए इस विधेयक को तो कैसे भी करके रोको, उसको पारित मत होने दो, नहीं तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस विधेयक को, तीसरी बात करें हम तो, किस में भेज दिया जाता है? समिति स्तर, यानी परवर समिति के पास, या समिति स्तर, तीसरा जो इसका मानी दूसरे में ही है एक तरह से, ये समिति स्तर, यानी इसको किसी एक समिति को सौंप दिया जाता है ये विधेयक, है ना। अब समिति में क्या होते हैं? उससे संबंधित जो जानकार व्यक्ति होंगे दोनों सदनों से, लोकसभा के भी होंगे, राज्यसभा के भी होंगे, और अन्य जो उससे जानकार होंगे उन सबको एक जगह बुलाया जाएगा, और बुलाकर उन पर उस समिति, उस पर क्या है कि 5-10 आदमी वो बैठकर चर्चा करेंगे, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयाँ हैं, कमियाँ क्या हैं अच्छी। अब वो अपना प्रतिवेदन सदन को वापस भेजेगा। वापस भेजने के बाद में इस पर दोबारा चर्चाएं होंगी, और चर्चाएं होने के बाद में विधेयक दूसरे चरण से पारित हो गया। यानी उनकी सिफारिशों को मानना नहीं मानना यह सदन की कार्रवाई, लेकिन वो अपनी सिफारिशें देंगे कि भाई ये जो विधेयक आप पारित कर रहे हो इसमें ये सुधार होना चाहिए, ये चीज़ें हटने चाहिए। अब हटाना नहीं हटाना वो समिति का काम नहीं है। समिति तो उस पर पूरा एनालिसिस करेगी, एक एक चीज़ पर विचार करेगी, गौर करेगी पूरी, कि इसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ उनको टिक करेगी, बुराइयाँ उनको परित्याग करने की बात, तो जो कमियाँ हैं उनको हटाने का काम करेगी। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको पहुँच देगी? सदन को भेज देगी, जिस सदन में चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, अब जब सदन में चर्चा हो गई तो चर्चा का काम पूरा हो गया, और चर्चा का काम पूरा होने के बाद में विधेयक पर सदन में आ गया। सदन में थोड़ी बहुत बात और हुई, और उस विधेयक को किस पर भेज देंगे? अध्यक्ष महोदय है वो तारीख दे देगा कि 10 दिन बाद में इस पर तृतीय वाचन होगा। ठीक है, अब बात विधेयक पर चलेगी तृतीय वाचन पर। तृतीय वाचन की यदि बात करें हम, तो तृतीय वाचन में ज्यादा बहस नहीं होती, सबसे सरल स्वभाव का तृतीय वाचन है। तो दूसरे वाचन प्रस्तुतिकरण के बाद में इसमें हो गया तृतीय वाचन, तीसरा वाचन, है ना। और तीसरे वाचन में क्या होता है? देखो, एक तो इसमें 2 चीजें सुधार होती हैं। एक तो यदि उस पर जो शीर्षक आपने बनाया है, जो टाइटल आपने बनाया है, वो उस पर यदि सेट नहीं हो रहा है ना, यदि शीर्षक आपने बनाया और वो शीर्षक यदि सेट नहीं हो रहा, वो टाइटल यदि सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर शीर्षक सेट करने का काम कर सकते हैं, यानी उसका शीर्षक बदल सकते हैं। एक काम तो ये होता है।
नंबर 2, यदि उस विधेयक में कुछ अशुद्धियां हैं वर्तनी की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, है ना, लिपि की दृष्टि से, तो वो अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। बाकी इसमें कुछ नहीं होता। तृतीय वाचन में बड़ा शांतिपूर्ण तरीके का मामला है ना। और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर होते हैं या उस पर वोटिंग होती है, और वोटिंग में यदि आधे से ज़्यादा विधेयक को पारित कर देते हैं, वो जैसा मामला है, आधे से ज़्यादा का है, 2/3 का है, जितने भी लोगों द्वारा उसको पारित किया जाना है, वो यदि पारित कर दें उस विधेयक को, तो सदन दूसरे सदन में, यानी वो विधेयक इसमें चला जाता है, दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में भी वही विचार, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तो 3 तो इसमें हो गए, 3 उसमें, कितने हो गए, 6 वाचन हो गए। और 6 वाचन के बाद में होता है, उसके बाद भेजा जाता है विधेयक राष्ट्रपति के पास। किसके पास भेजा जाता है भाई? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते ही कोई विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है सामान्यतः। लेकिन राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो दोबारा वही प्रक्रिया प्रारंभ से, है ना। प्रारंभ से का मतलब है शुरू से, यदि वो पारित होगा, प्रथम वाचन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, द्वितीय वाचन होगा, प्रवर समिति को सौंपा जाएगा, तृतीय वाचन होगा, तृतीय वाचन के बाद में दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। ये पूरा होने के बाद में यदि दोबारा राष्ट्रपति के पास वही विधेयक, यानी संशोधनों सहित या संशोधनों रहित, वैसा का वैसा यदि पारित करके दोबारा भेज दें, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक है ना। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो क्या बन जाएगा? विधेयक कानून बन जाएगा, और सरकारी गजट में उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, पत्र पत्रिकाओं में उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, और ये कह दिया जाएगा कि ये बातें आपको मानना आवश्यक है, नहीं तो बाहर गए तो डंडे लगेंगे। ये बन गया कानून। ठीक है, क्या बना दिया आपने भाई? विधायी कानून। संसद में चर्चा कर दी, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति हो गई, और विधेयक आपने बना लिया। क्लियर? ये था साधारण विधेयक। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बाद में दूसरा विधेयक आपका आता है वित्त विधेयक, है ना। दूसरा आपका विधेयक कौन सा आता है भाई? वित्त विधेयक। और इस वित्त विधेयक को दूसरे नाम से हम कह सकते हैं विधायी शक्ति, है ना। दूसरी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति। अब देखो वित्त विधेयक के बारे में और पढ़ लो। तो वित्त विधेयक दूसरी इसकी शक्ति जो है वो है वित्तीय शक्ति। नंबर 2, ये 1 नंबर आप पढ़ चुके हो, विधायी शक्ति। नंबर 2 वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति से तात्पर्य है धन विधेयक। वित्तीय शक्ति से क्या तात्पर्य है? धन विधेयक। हाँ भाई, दूसरा संसद का जो कार्य है वो है वित्त विधेयक या धन विधेयक। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। इसमें तो धन विधेयक क्या है, और इसमें धन विधेयक की परिभाषा किसे कहते हैं? धन विधेयक वह विधेयक जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा हो, उसे धन विधेयक कहते हैं, है ना। तो धन विधेयक क्या है? वह विधेयक जिसमें इनकम, पैसे कहां से आएंगे और उन पैसों को कहां खर्च करना है, इस विषय वस्तु का जिसमें लेखा जोखा होता हो, उसे हम कहेंगे धन विधेयक। ठीक है। तो देखो, धन विधेयक के संदर्भ में धन विधेयक जो है ये कौन से सदन में लाया जा सकता है? पहली बात, है ना। तो धन विधेयक सबसे पहले बात करें तो वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में लाया जा सकता है। यानी धन पर, या यूं कहें देश की संचित निधि पर या आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण है? लोकसभा का नियंत्रण है। यानी संसद है, प्रधानमंत्री है, वो जब तक पैसा खर्च नहीं कर सकता जब तक संसद उसे पारित नहीं करती। क्लियर? तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की। तो लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाएगा, धन विधेयक। और धन विधेयक कैसा विधेयक है? सरकारी विधेयक, इसलिए किस द्वारा लाया जाएगा? वित्त मंत्री द्वारा लाया जाएगा। कोई मंत्री ला सकता है, वित्त मंत्री ला सकता है, प्रधानमंत्री ला सकता है, या वित्त से संबंध वो प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो वो विधेयक ला सकता है ना। धन विधेयक 1 वर्ष
1 वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष माना गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के मध्य हमारे पास कहां से इनकम होगी और उस इनकम को हम कहां खर्च करेंगे, इस बात का पूरा लेखा जोखा होगा। ठीक है। और एक सत्र चलता है बजट सत्र, है ना। बजट सत्र जो फरवरी से मई के मध्य तक चलता है। तो फरवरी महीने के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा विधेयक रखा जाता है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। किससे लाया जाता है भाई? राष्ट्रपति, यानी धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लानी पड़ेगी। एक प्रश्न और आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो इसकी पुष्टि करने का काम भी किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। तो लोकसभा अध्यक्ष ये पुष्टि करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है नहीं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक पर मात्र 14 दिन विचार कर सकती है। राज्यसभा कितने दिन विचार कर सकती है? मात्र 14 दिन विचार कर सकती है। 14 दिन में यदि वो पारित कर देती है तो पारित, अच्छी बात है, नहीं करती है तो भी अच्छी बात है, अपने आप स्वतः पारित हो जाता है। इस प्रकार धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास केवल उसको देखने का अधिकार है, बाकी उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यदि संशोधन को लोकसभा मानती है तो पारित मान लिए जाएंगे, अच्छी बात है, नहीं मानती है तो भी कोई बात नहीं है और वो विधेयक पारित हो जाएगा। यह है वित्तीय शक्ति। क्लियर। अगला है नंबर 3, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधित शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है ना। संसद के दोनों सदनों को क्या है भाई? बराबर की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा में भी संशोधन विधेयक लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है। इसलिए दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है ना। इस वित्त विधेयक की तरह नहीं है कि भाई पारित हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको जोर जबरदस्ती पारित करवा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक तो हो गया ये बात। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात यह है कि वित्त विधेयक, ये जो आपका संविधान संशोधन जो विधेयक है, उस पर संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक पर प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति है, वो संयुक्त बैठक बुला सकता है और लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण किसी विधेयक को पारित करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, किसमें? 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है और संविधान संशोधन की सामान्यतः 3 विधियां हैं। कितनी विधियां भाई? 3। अब देखो, पहली साधारण संविधान संशोधन, सामान्य कानून की तरह ही होता है ना। साधारण संविधान संशोधन, जिस प्रकार कानून बनता है वैसे ही संविधान में संशोधन हो जाता है। साधारण संविधान संशोधन नंबर 1 है ना। और दूसरा है विशिष्ट संविधान संशोधन। दूसरा कौन सा है? विशिष्ट संविधान संशोधन, विशिष्ट संविधान संशोधन। और तीसरा है कठोर संविधान संशोधन, कठोर संविधान संशोधन। ये 3 है कारक। ठीक है। पहला साधारण संविधान संशोधन की बात करें तो साधारण संविधान संशोधन से तात्पर्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित हो जाता है ना। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से कोई विधेयक पारित कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे साधारण संविधान संशोधन। उपस्थित मतदान करने की वजह से जितने भी उपस्थित हुए उससे ये। अगला है विशिष्ट संविधान संशोधन। ये एक विशेष प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है। तो विशेष या विशिष्ट प्रक्रिया की बात करें हम ना, तो विशिष्ट संविधान संशोधन की बात करें तो सदन की कुल सदस्य का, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान के अधिकांश भागों में इसी संविधान संशोधन द्वारा संशोधन होता है। यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का तो 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन वह जो वोट डाले हैं वो संविधान का जो आपका ये होता है संसद के साधारण बहुमत, यानी 545 के आदेश 273 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम तो 273 होने चाहिए और उससे अधिक जो उपस्थित हैं एवं मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत से किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर। अगला है
कठोर संविधान संशोधन। कठोर संविधान संशोधन में यह प्रक्रिया पूरी, यानी उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साथ 2/3 बहुमत एवं सदन की साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पारित करने के बाद राज्य विधानसभाओं के पास भेजा जाता है। उस विधेयक को किसके पास भेजा जाता है? राज्य विधानसभाओं के पास भेजा जाता है। और यदि राज्य विधानसभाएं भी उस विधेयक को पारित कर दें, आधे से ज़्यादा राज्य विधानसभाएं पारित कर दे तो संविधान में संशोधन माना जाएगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं होगा। यह है कठोर संविधान संशोधन। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति को बदलना है, प्रधानमंत्री की पद्धति को बदलना है, राज्य विधानसभा है उसकी जो है उनके चुनाव पद्धति को बदलना है। इन सब ऐसे जो कार्य हैं उनमें कठोर संविधान संशोधन होता है। और कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान में संशोधन करना बड़ा जटिल कार्य होता है। यह है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। अगली इसकी विशेषता या चौथा जो इसका काम है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधित शक्ति। अब देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्ति की यदि बात करें हम, है ना, तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति की बात करते हैं तो देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब यह है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना ही शक्ति है। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1, ये प्रश्न पूछ सकती है ना, प्रश्न पूछकर। नंबर 2, प्रश्न का आकार बदल सकती है, पूरक प्रश्न पूछकर। पहला काम तो ये कर सकती है, प्रश्न पूछ ले, पूरक प्रश्न पूछ ले। प्रश्न 2 प्रकार के हो सकते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, है ना। लिखित प्रश्न या मौखिक प्रश्न कह सकते हैं उसको, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। इसके बाद में यदि उसको ऐसा लगे तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा वो निंदा का प्रस्ताव ला सकती है, निंदा का प्रस्ताव ला सकती है। निंदा का प्रस्ताव के बाद वो काम रोको प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इन प्रस्तावों के माध्यम से व्यवस्थापिका किसको नियंत्रित करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछ लिए, पूरक प्रश्न पूछ लिए। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तारांकित और अतारांकित, लिखित एवं मौखिक प्रश्न। दूसरा, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन की कार्रवाई के किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में कोई घटना घटित हो जाती है तो उस क्षेत्र का जो सांसद होता है वो सदन में खड़ा होकर ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है कि जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हो उस पर से ध्यान हटाकर जो हमारे देश, हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, महामारी फैल गई, तो उस पर विचार किया जाए। यदि वो इस पर फिर भी विचार नहीं करती है सदन, तो उस पर निंदा, आलोचना का अधिकार है, वो उसकी बुराइयां चालू कर देता है। और यदि बुराई चालू करेगा तो आगामी चुनाव में उसे वोट कौन देगा? इसलिए यह है निंदा का प्रस्ताव। फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है तो एक नया प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव का मतलब जिस कार्य को आप कर रहे हो उसको वहीं रोका जाए और जो हमारे क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है उस पर तुरंत प्रभाव से विचार किया जाए। यह है काम रोको प्रस्ताव। यह बजट पर होता है। कटौती प्रस्ताव, पैसे खूब पड़े हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति को बजट कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, किसी सरकारी मंत्री द्वारा, यानी सरकारी कोई विधेयक हो, किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक लाया गया हो और वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए जो लोकसभा के प्रति है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। लोकसभा जैसा कहती है वैसा का वैसा इसको मानना पड़ता है। किसको? व्यवस्थापिका को, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनकी बातों को मानना जरूरी है। यह है आपकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब एक और बच गया आपका निर्वाचन संबंधी शक्ति, है ना, निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब देखो ये क्या और काम करती है? निर्वाचन का काम करती है। तो निर्वाचन संबंधित शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करें तो सबसे पहले तो ये राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन करती है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है निर्वाचक मंडल में, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और उपराष्ट्रपति में संसद के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। तो एक तो निर्वाचन काम किसका करती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा ये निर्वाचन का काम किसका करती है भाई? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा ये निर्वाचन का काम करती हैं अपने अपने सदन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। राज्यसभा अपने सदन का उपसभापति का चुनाव करती है।
ये हो गए सदन के कार्य। एक और बचता है राज्यसभा के हैं वैसे वो शक्तियाँ, वो और पढ़ लो। राज्य विविध शक्तियों में बात करें तो राज्यसभा के पास अनुच्छेद 2 हैं। एक तो अनुच्छेद है 249 और एक अनुच्छेद है 312। ये विविध शक्तियां हैं भाई, है ना। तो विविध शक्तियों की बात करें तो देखो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना। और अगला है 312, किसी भी जो लोक सेवाएं हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग की जितनी हैं, जैसे IPS है, IGS है, IFS है, तो नई कोई संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करनी है या नया कोई पद सर्जित करना है या किसी पद को समाप्त करना है, तो ये समस्त कार्य भी कौन करती है, आपकी राज्यसभा करती है। इसके साथ ही आपकी लोकसभा या यूँ कहें संसद की शक्तियाँ कंप्लीट हो गई और लेसन नंबर ये जो पहला था आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके।